हाय फ्रेंड्स, हेल्थ बस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे नर्सिंग क्विज 2 कि जो आने वाली हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बहुत ही यूज़फुल होगा ये क्वेश्चंस। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। चलो आज का वीडियो की शुरुआत करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, अ क्लाइंट हैड एक्सटेंसिव प्रोलॉन्ग सर्जरी विच इलेक्ट्रोलाइट लेवल शुड द नर्स मॉनिटर मोस्ट क्लोजली। क्लाइंट को क्या हुआ है, प्रोलॉन्ग सर्जरी की हुई है, तो प्रोलॉन्ग सर्जरी वाले पेशेंट्स में हमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटर क्लोजली करना चाहिए? ए क्लोराइड, बी कैल्शियम, सी पोटेशियम, के डी सोडियम। तो राइट आंसर आएगा उसमें पोटेशियम। अब पोटेशियम क्यों आएगा राइट आंसर? कि पोटेशियम इसलिए आएगा कि प्रोलॉन्ग सर्जरी के दरमियान या सर्जरी या स्ट्रेस के दरमियान एडिनोकोर्टिकल स्टेरॉइड यानी कोर्टिजोल्स रिलीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सोडियम का रिटेंशन होता है और पोटेशियम एक्सक्रिएट होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे डिस्क्रिप्शन उसका कि कोई भी सर्जरी हो, कार्डियक सर्जिकल प्रोसीजर हो, इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड हो, तो उसमें हमें क्या मॉनिटर करना चाहिए? उसमें हमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट ये तीनों क्लोजली मॉनिटर करने चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्ट चैम्बर हैज़ द थिकेस्ट मसल्स लेयर। हार्ट चैम्बर में कौन सा लेयर थिकेस्ट मसल्स है? लेफ्ट वेंट्रिकल, बी राइट वेंट्रिकल्स, सी लेफ्ट एट्रियम, डी राइट एट्रियम। तो हमारा राइट आंसर आएगा उसमें लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्यों आएगा, चलो उसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या काम करता है? ब्लड को पंप करने का काम करता है। उधर क्या होता है, उधर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड वेसल्स का नेटवर्क लार्जेस्ट होता है वहाँ, और ग्रेटर रेजिस्टेंस लेफ्ट वेंट्रिकल में देखने को मिलता है, इसीलिए थिकेस्ट मस्कुलर लेयर लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है। ठीक है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एंटीरियर कर्वेचर ऑफ स्पाइन इज कॉल्ड लॉर्डोसिस, पेक्टस एक्सकेवेटम, स्कोलियोसिस या डी काइपोसिस। हमारा राइट आंसर आएगा उसमें लॉर्डोसिस। उसका डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं। लॉर्डोसिस का हम डायग्राम देख लेते हैं। देखो, लॉर्डोसिस ऐसी तरह होता है, एब्नॉर्मल कर्व ऑफ स्पाइन से दिखता है। ठीक है, काइपोसिस में क्या होता है कि पोस्टीरियर बैकवर्ड हंच बैंक, हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं उसको, हंच बैंक, वो भी एग्ज़ाम में बार बार पूछ आता है। ठीक है, और देखो ये पेक्टस एक्सकेवेटम में क्या होता है कि जो चेस्ट का पार्ट होता है, ये निपल का पार्ट्स चेस्ट में अंदर हो जाता है। ठीक है, ये देखो ये पेक्टस एक्सकेवेटम है। ठीक है, चलो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कोज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर का मेन कोज कौन सा है? अनमेरिड वुमेन, जेनेटिक फैक्टर, टेकिंग ओरल पिल्स, डी एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशंस। उसमें हमारा राइट आंसर आएगा जेनेटिक फैक्टर मेन कोज है। उसके अलावा कौन से कोज और रिस्क फैक्टर है वो हम देख लेते हैं। देखिए, पहले फैमिली हिस्ट्री, जीन्स म्यूटेशंस, लेट चाइल्ड बियरिंग्स, अर्ली मेंस्ट्रुएशंस एंड लेट मेनोपॉज और ओबेसिटी, इंक्रीज ब्रेस्ट डेंसिटी, प्रोलॉन्ग यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी आफ्टर मेनोपॉज, अल्कोहल इंटेक एंड टोबैको, वो सब कोज एंड रिस्क फैक्टर ब्रेस्ट कैंसर के हैं। अब आगे देखते हैं हम। क्लिनिकल एविडेंस ऑफ डिमिन्स कार्डियक आउटपुट इंक्लूड। कार्डियक आउटपुट डिमिन्स होने का क्लिनिकल एविडेंस क्या है? हमें कैसे मालूम होगा कि कार्डियक आउटपुट डिमिन्स हुआ है? और ये नीरो पल्स प्रेशर्स, बी बाउंडिंग पल्स, सी वाइडल पल्स प्रेशर्स, डी रैपिड कैपिलरी रिपिल। तो उसमें हमारा क्या आंसर आएगा? तो नीरो पल्स प्रेशर्स देखने को मिलेगा, कार्डियक आउटपुट डिमिन्स होगा तब। आगे देखते हैं हम। 1 टीस्पून इज इक्वल टू हाउ मच ml, हाउ मैनी ml। ये 7 ml, बी 5 ml, सी 3 ml, डी 1 ml। तो उसमें हमारा राइट आंसर आएगा 5 ml। 1 टीस्पून वो भी पूछता है, और 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू 15 ml, ये भी याद रखना है। 7 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। अ चाइल्ड विथ बीटा थैलेसेमिया पुलिस एनीमिया इज एडमिटेड टू द एम्बुलेटरी केयर यूनिट फॉर ट्रांसफ्यूजन्स। व्हाट इंस्ट्रक्शंस शुड द नर्स इंक्लूड इन द डिस्चार्ज प्लान।
एक बच्चा है जो बीटा थैलेसीमिया यानी पुलिस एनीमिया के साथ एडमिट हुआ है ट्रांसफ्यूजन करने के लिए, ठीक है। और उसको डिस्चार्ज प्लान में नर्स क्या इंक्लूड करेगी? प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शंस, इनकरेज फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट एक्टिविटीज़, ऑफर स्मॉल मील फ्रीक्वेंटली। तो हमारा राइट आंसर रहेगा प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शंस। अब हम उनका डिस्क्रिप्शंस देख लेते हैं। थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। कैसा? इनहेरिटेड, और जेनेटिक डिसऑर्डर भी हम उसको बोल सकते हैं। उसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन का अमाउंट एब्सेंट होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन का अमाउंट एब्सेंट होता है, यानी जो ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन रेड ब्लड सेल्स में कम होता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? थैलेसीमिया बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लीवर डिजीज? गिलबर्ट सिंड्रोम्स, चिकन पॉक्स, फैटी लीवर डिजीज़, डी फैसियोलियासिस। तो हमारा राइट आंसर आएगा लीवर डिजीज़ कौन सा नहीं है? चिकन पॉक्स लीवर डिजीज़ नहीं है। हम गिलबर्ट सिंड्रोम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। गिलबर्ट सिंड्रोम होता क्या है? गिलबर्ट सिंड्रोम्स बिनाइन, कॉमन और एसिम्प्टोमेटिक है, और वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। उसमें किसकी डिफेक्ट होती है? ग्लूकोरोनोसाइल ट्रांसफेरेज की डिफेक्ट को देखने को मिलता है। गिलबर्ट सिंड्रोम में होता क्या है कि सीरम अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन एलिवेटेड हो जाता है। उसमें क्या होता है? एलिवेटेड हो जाता है। उसमें कैसे होता है हम देख लेते हैं। ब्लड है, ब्लड में क्या होता है? अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन और एल्ब्यूमिन मिल के एल्ब्यूमिन रिसेप्टर बनाते हैं, और एल्ब्यूमिन रिसेप्टर में से क्या होता है? अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बनता है, और ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इंक्रीज हो जाता है, और वो सब ग्लूकोरो एंजाइम की डिफिशिएंसी की वजह से ये देखने को मिलता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ द हार्ट ऑफ एन एडल्ट पर्सन? 550 ग्राम, 250 ग्राम, 750 ग्राम, 325 ग्राम। तो हमारा राइट आंसर रहेगा एडल्ट पर्सन्स का हार्ट वेट कितना होता है? 325 ग्राम्स होता है। 10 नंबर का क्वेश्चन, द मोस्ट एक्यूरेट लेबोरेटरी टेस्ट फॉर रीनल फंक्शंस इज? रीनल फंक्शंस टेस्ट के लिए मोस्ट एक्यूरेट लेबोरेटरी टेस्ट कौन सा है? ए क्रिएटिन क्लियरेंस, BUN ब्लड यूरिया नाइट्रोजन्स, यूरिन एनालिसिस, डी सीरम क्रिएटिन। तो हमारा राइट आंसर उसमें रहेगा क्रिएटिन क्लियरेंस। 11 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड कंप्राइज ऑफ ऑल एक्सेप्ट? नीचे में से एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में कौन सा आता नहीं है? ए इन्वेस्टिगेटर, बी एजेंट, एनवायरमेंटल फैक्टर, डी होस्ट। तो हमारा राइट आंसर है इन्वेस्टिगेटर, जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में आता नहीं है। अब उसका हम डिस्क्रिप्शंस देख लेते हैं। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में एजेंट में क्या क्या आता है? जो बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल, वो फैक्टर सब एजेंट में आते हैं। और एनवायरनमेंट में क्या आता है? फिजिकल, बायोलॉजिकल और सोशल फैक्टर एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। और होस्ट के अंदर क्या आता है? एज, सेक्स, जेंडर, हैबिट्स, बिहेवियर, वो सब होस्ट के अंदर आता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम। व्हाट कैन हेल्प रिड्यूस ए पेशेंट्स एंग्जाइटी एंड पोस्ट सर्जिकल पेन? कि पेशेंट्स के अंदर एंग्जाइटी और पोस्ट सर्जिकल पेन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे? ए प्री ऑपरेटिव टीचिंग, बी प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट, सी प्री ऑपरेटिव काउंसलिंग, डी प्री ऑपरेटिव मेडिकेशंस। तो उसमें हमारा राइट आंसर क्या आएगा? प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट हम पहले से भरेंगे, जैसे पोस्ट ऑप में पेशेंट्स को एंग्जाइटी और पेन कम कैसे करें, इसमें हमें हेल्प होता है। आगे देखते हैं। कलेक्शन ऑफ एयर इनटू एब्डोमिनल कैविटी कोल्ड? एब्डोमिनल कैविटी में एयर का कलेक्ट होना उसे हम क्या कहते हैं? एसाइटिस, न्यूमोथोरेक्स, न्यूमोपेरिटोनियम, डी नॉन। तो उसमें हमारा राइट आंसर आएगा न्यूमोपेरिटोनियम, उसे हम कहते हैं। एसाइटिस मीन्स एबनॉर्मल फ्लूइड कलेक्शंस इन एब्डोमिनल कैविटी, एबनॉर्मल फ्लूइड कलेक्शन इन एब्डोमिनल कैविटी। न्यूमोथोरेक्स मीन्स एयर का कलेक्ट होना, ठीक है। हीमोथोरेक्स मीन्स ब्लड का कलेक्ट होना। आगे देखते हैं। डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू इज नॉन एज साइनोसिस, एपनिया, हाइपोक्सेमिया, हाइपोक्सिया। तो टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी होना उसको हम क्या कहते हैं? तो हमारा राइट आंसर रहेगा हाइपोक्सिया। हाइपोक्सेमिया मीन्स ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी होना। साइनोसिस मीन स्किन कलर ब्लूस कलर का हो जाना। कैसा? ब्लूस कलर का हो जाना। 15 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सैनिटाइजर?
कि नीचे में से सैनिटाइजर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? प्रिवेंट द ग्रोथ और एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, रिड्यूस द माइक्रोबियल पॉपुलेशन ऑफ सेफ लेवल, सी किल ऑल द बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया स्पोर्स, डी डिस्ट्रॉय ऑल माइक्रोबियल फॉर्म्स। तो सैनिटाइजर क्या करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो हमारा आंसर रहेगा ए। 60 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। डेफिशिएंट सलाइवेशन इज कॉल्ड, सलाइवेशन की कमी होना उसको हम क्या बोलते हैं? टाइलिजम्स, जेरोस्टोमिया, हेलिटोसिस कि जेरोप्थल्मिया। तो हमारा राइट आंसर रहेगा जेरोस्टोमिया। टाइलिज्म क्या है? वो सलाइवा में सीक्रेट होता है, एंजाइम है, क्या है? एंजाइम है वो जो सलाइवा में सीक्रेट होता है। हेलिटोसिस का मतलब क्या होता है? बैड ऑर्डर फ्रॉम माउथ, बैड ऑर्डर फ्रॉम माउथ। जेरोप्थल्मिया मतलब ड्राइनेस ऑफ कंजक्टाइवा, उसको हम जेरोप्थल्मिया बोलते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अ चाइल्ड इन सिकल सेल क्राइसिस, पेनफुल एपिसोड है, रिपोर्ट राइट नी पेन, व्हाट शुड द नर्स एंटिसिपेट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल ऑर्डर। एक बच्चा है जो सिकल सेल क्राइसिस से हुआ है और उसको पेनफुल एपिसोड है, राइट नी पेन्स हो रहा है, तो नर्स क्या करेगी? हेल्थ केयर प्रोवाइडर का ऑर्डर में क्या इन्वॉल्व करेगी? अप्लाई वार्म शॉक टू द नी, रेप द नी इन कोल्ड पैक, सी डिक्रीज द अमाउंट ऑफ IV फ्लूइड, डी एडमिनिस्टर 0.5 mg ऑफ मॉर्फिन। नर्स का क्या रोल हो सकता है उसमें सिकल सेल क्राइसिस में? तो अप्लाई वार्म शॉक टू द नी, नर्स का रोल पूछा है, ठीक है। तो हमें वार्म शॉक अप्लाई करना है। सिकल सेल के बारे में देखते हैं हम। सिकल सेल होता क्या है? सिकल सेल्स ये हमारी नॉर्मल ब्लड सेल्स है, राउंड शेप की, और सिकल सेल में क्या देखने को मिलता है? सिकल शेप की हो जाती है, यानी क्रेसेंट शेप देखने को मिलता है पेशेंट्स के अंदर, ठीक है। अब देखो उसमें क्या होता है कि जो सिकल सेल क्राइसिस है उसमें फ्रीक्वेंट पेन एपिसोड आते हैं। कहाँ? एक तो चेस्ट में, बैक में, लेग और आर्म में मोस्टली देखने को मिलता है, और उसके साथ साथ स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट में देखने को मिलता है। जैसे इस बच्चे में जॉइंट में स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन था, इसलिए पेनफुल स्वेलिंग हैंड एंड फीट में भी देखने को मिलता है। उसके साथ साथ उसके अलावा एनीमिया देखने को मिलता है। एनीमिया की वजह से पेशेंट्स के अंदर फटीग, पेलनेस एंड वीकनेस देखने को मिलती है, और उसके साथ जॉन्डिस भी देखने को मिलता है। जॉन्डिस में खास करके स्किन येलो कलर और आइज़ येलो कलर की देखने को मिलती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम। पर्पज़ ऑफ रिक्रूटमेंट इज़ टू provide a pool of potentially qualified candidate for job, do staff promotions and training, C interview and promote the candidate, D minimize the labor turnover in the organizations। तो रिक्रूटमेंट का पर्पज़ क्या होता है? तो क्वालिफाइड कैंडिडेट प्रोवाइड करने का काम रिक्रूटमेंट का होता है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर आएगा ए। 90 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज अ कॉमन फाइंडिंग दैट अ नर्स कैन आइडेंटिफाई इन मोस्ट चिल्ड्रन विद सिम्टोमेटिक कार्डियक मालफॉर्मेशंस। तो कार्डियक मालफॉर्मेशंस वाले बच्चों में कॉमनली सिम्टम्स कौन सा दिखने को मिलता है? डिले फिजिकल ग्रोथ, डी इनहेरिटेड जेनेटिक फैक्टर, क्लबिंग ऑफ द फिंगर टिप्स, डी मेंटल रिटार्डेशंस। तो हमारा राइट आंसर आएगा डिले फिजिकल ग्रोथ देखने को मिलता है। 20 नंबर का क्वेश्चन। अ नर्स इज एनालाइजिंग हाउ हाइपरग्लाइसेमिक क्लाइंट्स ब्लड ग्लूकोज कैन बी लोअर्ड। द नर्स कंसिडर दैट द केमिकल दैट बफर द क्लाइंट एक्सेसिव एसिटोएसिटिक एसिड। क्वेश्चन क्या कहता है? एक पेशेंट हाइपरग्लाइसेमिक क्लाइंट है, उसका ब्लड ग्लूकोज लो हो चुका है। नर्स क्या करती है कि एसिटिक एसिड एक्सेसिव बढ़ने की वजह से बफर के लिए कौन सा कंसिडर करेगी? पोटेशियम, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड या डी बाइकार्बोनेट। तो उसमें हमारा राइट आंसर आएगा बाइकार्बोनेट को नर्स कंसिडर करेगी एज अ बफर। 21 नंबर का क्वेश्चन देखो। प्रीनेटल क्लाइंट इज सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, विच फाइंडिंग शुड द नर्स एक्सपेक्ट टू नोट रिगार्डिंग द क्लाइंट स्टेटस। पेशेंट कौन सा है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या है? तो उसमें क्या देखने को मिलेगा? एक्सेस फ्लूड वॉल्यूम, लो हीमोग्लोबिन एंड हीमोटिक रेट लेवल, सी हाई हीमोग्लोबिन एंड हीमोटिक रेट लेवल, डी डेफिशिएंट फ्लूड वॉल्यूम। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? तो लो हीमोग्लोबिन एंड हीमोटिक रेट लेवल आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में देखने को मिलेगा। 22 नंबर का क्वेश्चन। लो बर्थ वेट इज डिफाइंड एज अ न्यू बॉर्न्स वेट ऑफ 1500 ग्राम्स और लेस एट बर्थ, 1000 ग्राम और लेस एट बर्थ, 2000 ग्राम और लेस एट बर्थ, 2500 ग्राम और लेस एट बर्थ। लोअर वेट बेबी हम किसको कहते हैं? तो हमारा राइट आंसर आएगा 205 ग्राम और लेस एट बर्थ।
अब जो एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है वो हम देख लेते हैं। लो अर्थ वेट बेबी हम 2500 ग्राम्स और उससे कम बच्चे को बोलते हैं, और वेरी लो अर्थ वेट बेबी किसको बोलते हैं, तो 1500 से कम वेट वाले बच्चे को हम वेरी लो बर्थ वेट बेबी बोलते हैं। और एक्सट्रीमली लो अर्थ वेट बेबी लेस देन 1000 वेट को हम एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी बोलते हैं। ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। आगे देखते हैं, विच इम्यूनोग्लोबुलिन इंक्रीज इन एलर्जी। एलर्जी में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन इंक्रीज होता है, IgA, IgM, IgD और IgE। उसमें हमारा राइट आंसर आएगा IgE इंक्रीज होता है। अब इम्यूनोग्लोबुलिन का भी क्वेश्चन एक आता है तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। IgD कहाँ होता है, तो बी सेल्स से अटैच होता है। कहाँ होता है, बी सेल से अटैच होता है और बी सेल से भी एक्टिवेट होता है। IgM भी बी सेल्स के साथ और ब्लड प्लाज्मा में होता है। कहाँ होता है, बी सेल से अटैच होता है और ब्लड प्लाज्मा में होता है। और वो काम क्या करता है, वो लार्जेस्ट है, पेंटामर है और लार्जेस्ट है। और जब भी इन्फेक्शन होता है तो प्राइमरी रिस्पॉन्स कौन करता है, प्राइमरी रिस्पॉन्स में IgM करता है। कौन करता है, IgM करता है। IgG वो ब्लड में होता है, 75 to 85% ब्लड में देखने को मिलता है। और मोस्ट एबंडेंट ब्लड प्लाज्मा कौन है, तो IgG है, जो प्लेसेंटल बैरियर है। और IgG पैसिव इम्यूनिटी फिटस को प्रोवाइड करता है। कौन सी, पैसिव इम्यूनिटी फिटस को IgG प्रोवाइड करता है। IgA कहाँ देखने को मिलता है, IgA हमें सलाइवा में, टीयर्स में, इंटेस्टाइनल जूस में और ब्रेस्ट मिल्क में देखने को मिलता है। ये भी फर्स्ट डिफेंस का भी काम करता है। IgE हमें रेस्पिरेटरी, GI ट्रैक्ट और टॉन्सिल्स की म्यूकोजल लाइनिंग में देखने को मिलता है। और वो एलर्जी के लिए, एलर्जी में इन्वॉल्व कौन होता है, IgE होता है। तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल हम मिलते हैं नर्सिंग क्विज नंबर 3 के साथ। मेरा वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।